कविंद्र, आपने सही कहा कि शुरू के कुछ सालों को छोड़ दें तो म्यांमार में, जिसे पहले बर्मा कहते थे, जी। हमेशा से सेना का पूरा जो है कंट्रोल रहा है वहां की राजनीति में। ज्यादातर प्रत्यक्ष रूप से सीधा शासन रहा सेना का, और कभी कभी जैसे आपने कहा कि या तो एक मुखौटा जैसे कोई राजनीतिक दल को बनाकर परोक्ष रूप से शासन रहा सेना का। और उस लगातार चलते प्रभाव में अब पहली बार, जैसे एम्बेसडर सज्जनहार ने अभी कहा, कि पिछले करीब 10 साल में सच में कुछ लोकतंत्र का असर वहां नजर आने लगा था। और उसका ज्यादातर जो श्रेय है वो आंग सान सू की को जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी मानी नेता है एक तरह से। तो उसमें सेना को ये लगा जब ये नवंबर में इलेक्शन हुए कि इतना बड़ा बहुमत मिला है एनएलडी को, नेशनल डेमोक्रेटिक लीग को, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को, कि शायद वो वहां के संविधान में कुछ फेरबदल करने में अब सक्षम हो सकते हैं। तो ये चिंता सेना को लगातार हो रही थी। और 1 फरवरी को जब वहां की संसद का पहला सम्मेलन होना था, यहाँ सभी चुने हुए नेताओं को शपथ ग्रहण करना था, तो उसी दिन उन्होंने, अब देखें कि सभी को एक तरह से कैद कर लिया, डिटेंशन में रखा, और तब से लगातार वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। और आपने जैसे कहा कि आंकड़े जो सुनने में आ रहे हैं वो 526 से लेकर 537 के बीच में, जो 1 फरवरी के बाद प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई है सेना की गोलीबारी को लेकर, ये अपने आप में एक बड़ा शरणार्थी संकट खड़ा कर सकती है। क्योंकि इसलिए बहुत कम लोग शायद ध्यान देते हैं कि म्यांमार एशिया का 10वां सबसे बड़ा देश है और करीब 5.5 करोड़ की आबादी वाला है। और पहले भी ये शरणार्थियों की समस्या पूरा क्षेत्र जो है वो झेलता रहा है। आप देखें 2019 में ही पड़ोसी देश बांग्लादेश में करीब 7 लाख रोहिंग्या शरणार्थी आकर शरण लिए हैं। तो ये वहां जो संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि वहां है म्यांमार में, उन्होंने कहा कि ये लगातार चलते हिंसा के दौरान उनको लगता है कि एक आंतरिक युद्ध की तैयारी पनप रही है और आंतरिक युद्ध हो सकता है। इसीलिए कल ही आप देखें कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने इसका ध्यान लिया और कहा कि इसको जो संकट है, जो हिंसा है, उससे वो बहुत नाराज है। उसकी उन्होंने निंदा की और ये भी कहा कि और भी कड़े कदम लेने के लिए हम तैयार हैं। तो जब भी इस तरह का संकट, किसी क्षेत्र में संकट खड़ा होता है कि पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है और अस्थिरता वो उस देश से बाहर दूसरे देशों तक जा सकती है, तो संयुक्त राष्ट्र में सबसे पहले उम्मीद होती है कि कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा। पर ये निंदा करना, भर्त्सना करना शायद अभी तक लगा है कि काफी नहीं है। तो बहुत से देश ये भी उम्मीद करते हैं कि क्योंकि म्यांमार अब आसियान देशों का सदस्य है 1997 से, तो क्या आसियान कुछ कर सकता है? पर आसियान भी बिल्कुल नाकाम नजर आता है, क्योंकि आसियान आपस में ही अंदरूनी तरीके से बट चुका है। केवल 2 बड़े देश जो मुस्लिम कंट्रीज हैं और जो मुसलमान लोगों का बहुमत है यहाँ पर, इंडोनेशिया और मलेशिया, उन्होंने उसको एक तरह से उसकी निंदा भर्त्सना की है और कहा है कि वहां जो लोकतंत्र है वो वापिस आना चाहिए। पर दूसरे बड़े देश, सबसे अहम है पास का पड़ोसी देश थाईलैंड, जहां 2014 में ऐसा ही सैनिक टेक ओवर हुआ था, सेना ने टेक ओवर किया था पावर का। वो बिल्कुल उसको जो म्यांमार में हो रहा है वो कहते हैं उनकी अंदरूनी बात है और बाहर के देशों को उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उसके साथ साथ फिलीपींस, वियतनाम, ये सब चुप हैं। तो इस वक्त मुझे लगता है कि उम्मीद ये है कि जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, उन्होंने अपने 12 मार्च के शिखर सम्मेलन में ये कहा था, आपको याद होगा, कि यहाँ लोकतंत्र को बहाल करने की और लोकतंत्र की जो उत्साह है उसको वापस लाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि बटे हुए आसियान और बड़ी दूर और शायद बहुत ज्यादा व्यस्त सुरक्षा परिषद को आप थोड़ा ध्यान ना भी दें, तो मुझे लगता है कि आज ज्यादा उम्मीद जो है वो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के जो शिखर सम्मेलन हुआ है, ये 4 देश इस क्षेत्र में जो लोकतंत्र को लेकर मूल्य हैं उनको बढ़ावा किस तरह से देना चाहते हैं और म्यांमार की समस्या को किस तरह से सुलझाना चाहते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित होने वाला है। क्योंकि ये समस्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सेना बहुत सक्षम है। और छोटी सी आखिरी बात ये कहना जरूरी होगा इस वक्त कि पहले भी इस तरह से कू हुए हैं, सेना ने पहले भी तख्ता पलटा है। और आज की सेना जो है वो बहुत ही
अहम तरीके से जुड़ गई है पूरे विश्व के साथ। पूरे विश्व का निवेश वहां है, व्यापार वहां है, और सेना का जो ताकत है वहां, वो उनके संविधान के चलते भी बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत आसान नहीं होने वाला कि प्रदर्शन चलते वहां के सेना जो है वो लोकतंत्र को बहाल कर देंगे। मुझे लगता है ज्यादा उम्मीद आज बाहर के क्षेत्रीय संगठनों से है, और जापान से जैसे है। जापान आज सबसे ज्यादा निवेश वहां कर रहा है। आप सोचें कि जापान वहां के अंदरूनी, वहां जो अंदरूनी जो घटक हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, जैसे वो कचिन नेशनल आर्मी हो या दूसरी इस तरह के जो घटक हैं, उनका सेना के साथ बातचीत कराते रहे हैं पहले भी। तो जापान मुझे लगता है क्षेत्र में आज सबसे ज्यादा वहां प्रभाव दिखा सकता है, और क्वाड का मेंबर है। और ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका ने बहुत ज्यादा जोर शोर से निंदा और भर्त्सना की है जो हो रहा है म्यांमार में। तो उसके चलते क्षेत्रीय संगठन शायद वहां ज्यादा प्रभाव ला सकते हैं कि लोकतंत्र को किस तरह से बहाल कराया जा सकता है। और क्षेत्रीय संगठनों में मुझे लगता है क्वाड का प्रभाव ज्यादा है, और क्वाड एक उम्मीद बनाता है कि शायद क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के जो 4 देश हैं वो मिलकर कुछ करना चाहे तो वहां कुछ शांति बहाल की जा सकती है और लोकतंत्र को वापस लाया जा सकता है। राइट सर।